शट अप, लेबनान से जंग बंद करो। ट्रंप की एक कॉल ने नेतन्याहू की बैंड बजा दी। इस कॉल में क्या हुआ और नेतन्याहू कैसे जंगबंदी पर मजबूर हुए? मेरे साथ मौजूद है अज़हर अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, एक शटअप कॉल दी गई ट्रंप की जानिब से, नेतन्याहू जंगबंदी पर मजबूर हो गया और हिज़्बुल्लाह पर हमले महदूद करने की कोशिशें शुरू हो गई। अब आगे क्या होने जा रहा है और इस शटअप कॉल में क्या-क्या बातें हुईं? ट्रम्प ने कह दिया कि तुम्हारे बगैर दुनिया बहुत अच्छी थी नेतन्याहू, तुमने मुझे भी फंसवा दिया, अमेरिका को भी रुला दिया और ले जाके हमें मशरिक़ वस्ता में ऐसा फंसाया कि अब हम निकल नहीं पा रहे। तो अब तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो, अपने जो बड़े जो तुम एक प्लान ख्याली पुलाव पकाते थे अपने पास रखो, हमें वो प्लान्स नहीं चाहिए, हमें माफ़ करो और आइंदा यहाँ पे इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, वरना ये फ़ोन जो है ना तुम्हें बंद मिलेगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये आपका मुतलबा नंबर आर्ज़ी तौर पर बंद है। और बल्कि आर्ज़ी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर बंद है। और ये होने जा रहा है। और हमने ये देखा है कि मशरिक़ वस्ता की जो वॉर है ना, इसने नेतन्याहू को माइनस कर दिया है आलमी मंजरनामे से, जहां वो अपने आप को नागुज़ीर समझता था और समझता था कि वो अमेरिका की मदद से आएगा और यहाँ सब पे छा जाएगा। और अपने ख़िताब में भी कह रहा था एक आध दिन पहले अपने जो इसराइलियों से कि टीवी पे एड्रेस में कह रहा था कि मैं जो हूँ वो अब रीजनल सुपर पावर तो हम हैं, अब हम जो है वो आलमी सुपर पावर बनने जा रहे हैं। तो ट्रम्प ने भी जब सुना होगा तो ये कहा होगा कि भाई तुम क्या अब हमें भी माइनस करने जा रहे हो। तो इसलिए जो है ना वो अमेरिका ने इसको बहुत सीरियस लिया नेतन्याहू को, और उसने देखा कि हम जब फंस गए हैं, ईरान से हम निकलना चाह रहे हैं सारी वॉर को समेट कर, तो तुम जानबूझकर लबनान पे हमले कर रहे हो ताकि कोई ना कोई मौका ऐसा मिले ईरान को कि ईरान को महसूस हो कि सबूताज हो गए। हाँ, तो इसलिए जो है ना वो पहले कुछ समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो समझता तो है नहीं नेतन्याहू। आपको पता है कि उसका तो दिमाग से बिल्कुल पागल है, दिमाग से फारिग आदमी है। तो उसको फिर शटअप कॉल देनी पड़ी और उसको वाज़े और दो टोक अल्फाज में ट्रंप ने कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम इस सारी चीज़ से माइनस हो चुके हो, और अगर तुम ये नहीं करते तो हम खुद ही एक तरफा तौर पे जंगबंदी का ऐलान कर देंगे। और फिर वो उसमें लबनान को भी शामिल कर लिया है उन्होंने। और जब उसको ये समझ में आया कि अब मुझे अमेरिका से भी मार पड़ने वाली है और उससे वहाँ से कोई असिस्टेंस नहीं मिलने वाली और किसी तरह की मदद नहीं मिलने पा रही, तो उसको अंदाज़ा हो गया कि मुझे यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा, और फिर वो खामोश हो गया। आप क्या समझते हैं कि क्या वो वाकई पीछे हट जाएगा या दोबारा कोई शरारत करेगा? आदिल भाई, इसके लिए हमें नंबर्स देखने पड़ेंगे। 30 अरब डॉलर जो है इसने लिए हैं मिलिट्री असिस्टेंस के नाम पे अमेरिका से 2023 से 2026 के दौरान। तो इसके पास तो कुछ नहीं है। इसके पास ये ना एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम कर रहा था इसराइल, लेकिन अपनी मईशत पे काम नहीं कर सका। उसका साइज़ भी छोटा है, उसके लोग भी कम हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाता। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और उसके पास पैसे नहीं हैं। तो जिसके जेब में पैसे नहीं हो ना, तो वो आलमी सुपर पावर बनने का उसको ख्वाब देखना ही नहीं चाहिए। तो जेब में उसकी फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो इसलिए अब नेतन्याहू इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता करके माइनस हो चुका है। और आने वाले दिन जो है वो नेतन्याहू के लिए इसलिए भी बहुत ही बुरे हैं क्योंकि उसका आप जो हमने कल व्लॉग किया था, बिल्कुल बिल्कुल, और हमने कहा मैंने इसी व्लॉग में थोड़ी सी उस पर बात करूंगा। मतलब मैं यही बात करना चाह रहा था कि देखें अब उसके जो करप्शन केसेस हैं वो खुले तो खैर पहले ही हुए थे। वो उसकी समातें जो है ना वो थोड़ी देर के लिए रोकी गई थी क्योंकि जंग चल रही थी। तो कल से दोबारा समात भी शुरू हो रही है, इसको पेश भी होना है, अपना डिफेंस भी करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये फंस जाएगा? मैंने इसको देखा, पढ़ा, और तो पता चला कि एक हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं तो उसके आधे दिन जो है वो कोर्ट में गुजार रहा था नेतन्याहू। इसके पास बताने को कुछ नहीं है, और जो इस्तगासा है ना उसने इतना कुछ खोल के बयान कर दिया इसकी करप्शन के बारे में, कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत अदालत के सामने रख दिए हैं कि उसके बाद अब इसके जो काउंसिल हैं उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। तो अब वो वकील सफाई का नंबर आ गया है, यानी नेतन्याहू के वकील का नंबर आ गया, वो अपनी बात करेगा। लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो केस को पूरे ओवरऑल अगर आप देखें ना, बर्ड व्यू देखें, तो अंदाज़ा होता है कि ये 80% तक जो है वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो चुका है और सबूत के साथ हो चुका है। और अदालत के पास अब इतना कोई मार्जिन नहीं है कि वो नेतन्याहू को सुने और उसको देखे और उसके बाद ये कह सके कि 80% को हम माइनस कर देंगे और ये 20% बढ़कर 100% हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में नेतन्याहू अपनी ही उन अदालतों में जिनकी वजह से वो जिनमें ये ऊपर नीचे करके ना अपने आप को आसानी दिलवा रहा था, वहाँ भी फंसेगा। और हमने ये भी सुना था कि इसकी केस की पैरवी करने वाले लोग
कार एक्सीडेंट में मारे जा रहे थे हाँ जी बिल्कुल। और मर रहे थे, अजीब एक इत्तेफाक हो रहा था। तो एक जज भी शामिल थे। जज भी शामिल है, और जो जज इसको सुन रहे थे और जो बहुत ही अपना एक जहन बना चुके थे सबूतों को देखने के बाद, वो अचानक एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एक ऐसी चीज़ जिसको कल को आप क्लेम नहीं कर सकते ये कत्ल है, लेकिन जब इसकी तहकीकात होंगी आज़ादाना तो अंदाज़ा होगा कि इसका हुक्म किसने दिया था, इसको एग्जीक्यूट किसने किया था और किसने उस जज को मरवाया था। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि नेतन्याहू के साथ और कौन कौन इन केसेस में फंसने जा रहा है? नेतन्याहू के साथ उसकी तमाम काबीना के जो लोग हैं, जो करीब की काबीना है, जो उसकी पर्सनल काबीना है, उसके लोग फंसने जा रहे हैं। बैन गेवर जो उनका एक कौमी सलामती का मुशीर है, ये हाँ जी बिल्कुल, इंतहाई शातिर, पागल, जाहिल, पागल, शातिर, जो भी नापाक आदमी आप उसको कह लें। आदमी है। और नापाक आदमी इसलिए है कि वो इस तरह की जंग में जब उसको ये देखना चाहिए था कि उसको अपने मुल्क के लिए वो क्या कर सकता है, वो बैठ के ये देख रहा था कि किस तरह फ़लस्तीनियों का मज़ीद कत्ल किया जा सकता है, यानी इन हालात में भी, गैर मामूली हालात में। और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अभी भी गज़ा का भी मामला साथ साथ चलता रहे और वहाँ भी लोगों को तकलीफ़ पहुँचती रहे। तो ये एक वो आदमी है जो फ्रंट मैन भी है बेसिकली नेतन्याहू का। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपने माली फ़ायदे के लिए, जिसमें टेलीकॉम कंपनीज़ भी हैं और दीगर ग्रुप्स भी हैं, मीडिया ग्रुप्स भी हैं, जो उसका एक बहुत ही अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर रहे थे पूरे इसराइल में। बता रहे थे कि ये सेवियर है, यही है तुम्हारा निजात दहिंदा। अगर नेतन्याहू को तुम्हें चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारी हुक्मरानी हो यहूदियों की, तो तुम्हें नेतन्याहू को रखना पड़ेगा। वो नागुज़ीर हो चुका है। तो नागुज़ीर करार देने के लिए जितने लोग कोशिश कर रहे थे वो माली फ़ायदों से जुड़ी हुई थी, और जो टेलीकॉम ग्रुप्स थे जो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे और पूरे इसराइल से भी बाहर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के अपने पर फैला लिए थे, वो सारे लोग वो हैं जो अब आने वाले दिनों में फंसेंगे। क्योंकि अंदाज़ा ये हो रहा है कि इसमें ना सिर्फ करप्शन है बल्कि बहुत सारी लोगों की जानें भी ली गई हैं, रास्ते से मुखालफिन को हटाया गया है, जो राह के पत्थर हैं वो हटाए गए हैं। अच्छा, अब अज़हर भाई, फांसी, उम्र कैद या कोई और सज़ा, क्या सज़ा हो सकती है आपके ख्याल में इन केसेस में नेतन्याहू और उसकी काबीना के अराकीन को? अदील भाई, जो मिनिमम सज़ा हो सकती है ना, वो ये कि अब जो जिस दिन भी फैसला आएगा उसके बाद से जब तक मर नहीं जाता ना नेतन्याहू, वो जेल में ही रहेगा। ये सबसे कम सज़ा है जो नेतन्याहू को मिल सकती है। समझ लेके तो उम्र कैद ही होगी। जी, उम्र कैद हो गई, बिल्कुल उम्र कैद हो गई। और उसके बाद एक केस नहीं है, उस पर एक के बाद एक 3 ऐसे मजबूत और बड़े केसेस हैं जिनका फैसला उसके खिलाफ आना ही आना है। और एक में भी अगर आप 5-5, 10-10 साल की कैद ले लें तो आप देखें कि वो तो जेल में उसकी सारी ज़िंदगी गुजरनी है। तो नेतन्याहू मंजरनामे से भी गायब हो चुका है और अदालती मंजरनामे पे उभर के सामने आया और वहाँ से भी अब माइनस होने वाला है। मैं ना आमिर रज़ा के साथ एक वीलॉग कर रहा था और आमिर भी बता रहे थे कि 3 लोगों की सियासत ख़त्म होने वाली है, ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू। तो इन केसेस में नेतन्याहू तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि भाई वो तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। ये 3, मैं कहीं बात कर रहा था तो मैंने भी ये कहा था 3 सीवीज़ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। वो अब किसी जगह पे भी ना दुनिया में उनको नौकरी नहीं मिलेगी। एक उसमें मोदी है, एक उसमें ये अपना नेतन्याहू है और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि बहुत बुरी तरह हिल गए हैं। लेकिन नेतन्याहू माइनस हो चुका है और इसका आप देखें, नाकाम का दोस्त नाकाम ही होता है। मोदी, इसको पूरी दुनिया में दोस्ती करने के लिए मोदी मिला, मुश्किल हालात में मोदी मिला। इस वक्त जब कोई अंधा भी ये देख सकता था हालात को कि भाई चीज़ें तबाह होने जा रही हैं, कम से कम अगर तुम किसी एक साइड पे नहीं खड़े हो तो न्यूट्रल खड़े रहने की कोशिश कर लो ताकि तुम किसी जगह अपने आप को बरकरार रख सको। लेकिन मोदी जाके वहाँ बैठ गया, वो मोदी को गले लगा रहा है और वो कह रहा है मुझे इंडिया की सपोर्ट मिल गई। इंडिया की क्या सपोर्ट है? इंडिया तो पाकिस्तान से पिट चुका, दोनों नाकाम, इंडिया पाकिस्तान से पिटा और नेतन्याहू ईरान से पिटा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर अली ख़ान ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा और हमें फॉलो करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।